हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने थ्योरीज पढ़ ली पीरियोडिक टेबल के, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए और बेसिकली मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एक्चुअली स्टार्टिंग होती है वो इसी चैप्टर से होती है। तो जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, स्लैटर रूल, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक साइज के टाइप्स, वो सब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमें उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। वैसे तो मैंने 10 क्वेश्चन पिक किया है, बट नेसेसिटी नहीं है कि यही 10 क्वेश्चंस ही आएंगे, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट हाँ पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही होगा। ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते जेई मेन में। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ, पहले अपनी बेसिक ठीक करो। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है तो आप आराम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन आंसर सेशन को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बिल्कुल चेक कर लें। देखो ये बिल्कुल एकदम मैंने थ्योरी के साथ लिंकअप किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कॉलम को मैच करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट बाय मैचिंग दिस ट्रायड्स, बाय मैचिंग दिस ए विथ बी, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अच्छा, लॉ ऑफ ट्रायड्स किसने दिया था जल्दी बता दो, सबको बता, डॉबरेनियर्स ने दिया था। तो ए का जो ऑप्शन होगा वो तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था जल्दी बता दो। सर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो आपको पता है बच्चों किसने दिया था, न्यूलैंड ने, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, पीरियोडिक लॉ क्या होता था जल्दी बता दो। तो पीरियोडिक लॉ मोस्टली ने बताया था ना, क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मास के बराबर नहीं होता। और कैसे किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, एक्सरे किया था ना, इलेक्ट्रॉन हाईली मूविंग वाला जो एक्सरेज निकले थे, इलेक्ट्रॉन से मूव कराया था मेटल सरफेस पे, तो जो एक्सरे उनकी फ्रीक्वेंसी बताई थी, और क्या लिखा था, रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, याद आया। यानी जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिसाइड कौन करेगा, एटॉमिक नंबर, मास नहीं। ये कौन था भैया, ये था आपके मोसले ने, यानी पीरियोडिक लॉ दिया था आपका मोसले। अच्छा, अच्छा एक चीज़ और, मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ, ये देखो इसी पीरियोडिक लॉ अगर पूछा ना यहाँ पे तो ये मेंडलीव कर लेना, मॉडिफाइड को किया था मोसले ने, क्योंकि एक साथ जब 2 ऑप्शन हो जाए ना तो चेक कर लेना। मॉडिफाइड में पहले तो मास आया था ना, उसके बाद ही तो नंबर आया था, बिल्कुल। तो आप देखो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th, सेकेंड के लिए कौन सा ऑप्शन है आपका 1, ठीक है, यानी ये और ये नहीं, ये दोनों तो मिल गए। अच्छा, थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन है, मेंडलीव 2 वाला, एंड डी के लिए क्या है, मोसले, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो ऑप्शन होगा वो क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बिल्कुल थ्योरी पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से देख के टिक कर लेना है। चलो अब अपन बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो तो क्वेश्चन बहुत इजी है। एन एलिमेंट एक्स विच अकर इन द सेकेंड पीरियड हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S2P1। अच्छा, सेकेंड पीरियड में है तो फर्स्ट पीरियड में क्या आता है, देखो तो 1s2 और 2s2 का कन्फिग्रेशन आता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में कौन सा कन्फिग्रेशन आता है जल्दी बता दो, सेकेंड पीरियड विच अकर्स इन द सेकेंड पीरियड। अच्छा, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, फर्स्ट पीरियड में कौन आ गया, फर्स्ट पीरियड में कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s1 और 1s2, यानी फर्स्ट पीरियड में आ गया हाइड्रोजन और हीलियम पढ़ते हो। सेकेंड पीरियड में कौन आता है जल्दी बता दो, 2 यहाँ पे हो गया ना, तो आ जाएगा 1s2 2s2, देन 1s2 2s1, यही तो आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 आ जाएगा, और 1s2 2p1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। अब 1s2 2s1 में कौन आ जाएगा, लिथियम, उसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम, उसके बाद कौन आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समझना, उसके बाद फ्लोरीन, और लास्ट में क्या आता है, नियन। यही तो बात किया है कि एन एलिमेंट विच अकर इन सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में यही सब में कोई एक होगा। पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NH2 NP1 है, यानी बोरोन है, बोरोन का क्या होता है भैया, NH2 NP1, यही तो होता है।
अब इसको किस तरह, ये देखो यहाँ पे 1s2 2s2, यहाँ पे 2s2 मैंने छोड़ दिया था, तो इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बता दो। बोरोन के केस में 1s2 2s2 2p1, यानी यही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब पूछता है H2B2O3, यानी यही तो फॉर्मूला बनेगा B2O3। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, ये आपका पकड़ में आ चुका है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? यानी जो NH2 सेकेंड पीरियड का है, जो H2P1 है, वो आपका क्या हो जाएगा? बोरोन है। अब आपको पता है बोरोन के ऑक्साइड, याद करो बोरोन का, बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके नीचे क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। बोरोन में थोड़ा सा क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है सिलिकॉन से, तो याद रखना ये बनाता बेसिक नहीं है, याद रखना ये होता एसिडिक है। बोरिक एसिड का नाम सुना है? इसी से बनता है, तो याद रखना, मिस्टेक मत करना। जब मैं ग्रुप 13 का डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ये भी बता दूंगा कि ये बेसिक क्यों नहीं होता, तो इस चीज़ को याद रखना। होगा क्या? एसिडिक। तो क्या होगा? H2O3, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। बहुत अच्छा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखें एक बार बच्चों। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस। बोलता है ये कौन करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। अच्छा, डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, यानी बेसिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी आपको अगर बात करें MO, उसके बाद बात करें, इस तरीके से कहने का मतलब है M2O3, उसके बाद बात करें MO2, उसके बाद बात करें M2O5, यही तो कहा है। आपको बता सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज किस में है? इस जगह पे, इसके पास है। उसके बाद किसके पास है? इसके पास के, उसके बाद इसके। आपको पता है जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। बिल्कुल सबको पता है, एसिड, याद करो मैंने बताया था, बिल्कुल एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। एसिडिक नेचर इंक्रीजेज होता है, इसका मतलब क्या कि बेसिक नेचर जो है वो आपका क्या होगा? डिक्रीज कर रहा है। बेसिक नेचर डिक्रीजेज, यही तो होता है बच्चों। एसिडिक नेचर इंक्रीजेज एंड बेसिक नेचर डिक्रीजेज। तो इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा तो बेसिक नेचर कम, तो इसका एसिडिक नेचर कम तो बेसिक नेचर ज़्यादा। तो ये बिल्कुल सही तरीके से अरेंज है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद पूछता है स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम और Mn इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम की, ठीक है, स्कैंडियम का क्या होता है भैया? आपका हो जाएगा 4s2 3d1। अगर मैं बात करूं Mn की, तो Mn को क्या लिखते हैं? 4s2 3d5। अब बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये भैया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखा सकता है? 7, क्योंकि इस तरीके से तो लिखते हैं ना भैया, 1 2 3 4 5। और इसका कितना? पहले तो S से जाएगा, तो 2 इससे गया, 1 इससे, ज़्यादा से ज़्यादा +3 दिखाएगा, और इसका क्या? मैक्सिमम +7 दिखाएगा। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं डी ब्लॉक में, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब आता है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सर ये तो थोड़ा सा टफ है क्या? नहीं, टफ तो नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बता दो सर। म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2 bm। bm क्या होता है बच्चों? बोर मैग्नेटॉन होता है क्या? बिल्कुल। और n इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बता दो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। चलो अगर मैं बात करूं पहला, अच्छा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा अगर मैं बात करूं D5 का, बहुत अच्छा, D5 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? चेक करके देखो तो बच्चा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है।
तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन, एन की जगह क्या लिखोगे 5 + 2 BM, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटॉन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अगर मैं D3 की बात करूं तो D3 का आपका क्या होता है बच्चा बता दो, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 3 + 2 BM, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 15 BM बोर मैग्नेटॉन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। उसके बाद D1 की बात करूं और D4 की बात करूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, कम से ज़्यादा की बात मैं कर रहा हूं। चलो आप देखते हो कि ये ऑर्डर ही मिसमैच है, यानी D5 का ज़्यादा हो गया, D3 का कम, और D1 का क्या हो जाएगा, आपको पता एक ही है तो क्या लिखेंगे 1 + 2 BM, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 BM। अगर D4 की बात करें तो फिर से क्या लिखेंगे रूट अंडर n 4 + 2 BM, यानी रूट अंडर 24 BM। BM इज बोर मैग्नेटॉन। अब आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, सबसे ज़्यादा क्या होगा D5 का, उसके बाद भी ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ऑर्डर में ऐसे बताऊं तो सबसे ज़्यादा D5, देन D4, देन D3 एंड देन D1, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो D1, D3, D4 एंड D5, यही तो ऑर्डर होगा बच्चों। होगा क्या? बिल्कुल ये ऑर्डर। लेकिन क्या ये ऑर्डर मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला क्या है, गलत है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। लो मिल गया, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? डी ऑप्शन तो भैया एक ही यही मेन है, और ये तो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी बिल्कुल ही है। डिक्रीजिंग मतलब Mn+2+ की ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन Fe2+, देन Cr2+, एंड देन CO2+। Mn2+ की ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि D5 ज्योमेट्री है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्यों ऐसा है? क्योंकि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 4s2 3d5, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बना क्या Mn2+, यानी अब क्या बच गया 3d5। हाई फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है ज़्यादा, तो ये अपने आप ही सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो करेक्टली मैच नहीं है वो है सी। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? आ गया समझ में? बिल्कुल। चलो मैं अब इसको रब करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों, क्या दिया हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ O2- स्टार्टिंग फ्रॉम O इज एंडोथर्मिक by 639 kilojoule per mole. Okay, if electron gain enthalpy of O is 141 kilojoule per mole, the second electron gain enthalpy of oxygen. अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनेगा क्या? देखिए बच्चों कैसे बनते हैं। O ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया O-, यही तो दिया हुआ है। यस, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कितना है, -141 किलोजूल पर मोल। बहुत अच्छा। अब ये O- एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो बनेगा O2-। इस केस में आपसे पूछा है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बताओ। अच्छा, अब ये जब प्रोसेस हो जाता है तो ओवरऑल प्रोसेस हो जाता है क्या, O से क्या बन गया, O2- बन गया। इस केस में जो ही फॉर्मेशन है वो ΔH गिवन है आपका कितना, 639 किलोजूल पर मोल। यही तो होगा बच्चों, यही तो है आपके क्वेश्चन में। बिल्कुल, एक्सप्रेशन तो यही दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, ये मिसिंग है। तो क्यों ऐसा हुआ, इसको जोड़ा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा एक मिनट, ये कैंसिल कहाँ होगा, ये तो ऐड हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लो।
कैंसिल कौन कौन हो जाएगा, ये और ये, तो क्या लिखेंगे हम, OG प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू O2 माइनस, यही हो गया। अब ये और ये पता है तो यानी हम सीधा सीधी कह सकते हैं डेल्टा H Eg2 यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H Eg1 यानी फर्स्ट, यही तो हो जाएगा, डायरेक्ट काम खत्म। इसी से तो आया, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इजीली जान जाओगे। इज इक्वल टू, जो समझ भी रहे हो, जानने की क्या बात है, 639 माइनस 141 इज इक्वल टू 639 प्लस 141 यानी क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 780 किलो जूल पर मोल प्लस में। यानी ये जो प्रोसेस है इस जगह पे, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि पता है ना, इस पे भी माइनस चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। याद करो मैंने इसका पूरा डेफिनेशन भी दिया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। लो आगे आंसर, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द ऑप्शन हियर, दैट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, बहुत अच्छा। चलो मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो क्या है क्वेश्चन, कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड शेल। अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से दिया हुआ है कि भैया हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होती है। कहा है P3 है, ये भी हाफ फिल्ड D5 है, और कहता है P6 है और आपका D10 है, यही तो चीज़ें हैं। चलो अब बोलता है इन दोनों के हाफ फील्ड में कौन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके बाद तो फुल फील्ड आता है। अब देखो अगर मैं बात करूं P और D के, P के लिए आपको पता है n प्लस एल की वैल्यू और D के लिए n प्लस एल की वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं n प्लस एल की वैल्यू तो P की n प्लस एल की वैल्यू D से क्या होती है, कम। बिल्कुल सब जानते हो ना, चाहे कोई भी P या D हो, ठीक है। क्यों कम? इससे जो आपके नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि इसका n, इसका 3D और इसका 6P, ऐसा नहीं। अगर n और l दोनों का, n दोनों का सेम हो, n सेम है, ठीक है, तो आपको पता है ये चीज़ कि भैया n अगर सेम हो जाएगा तो P की जो n प्लस एल की वैल्यू है वो D से कम होगी। अगर n प्लस एल की वैल्यू कम होती है इसका मतलब क्या है, ये लो एनर्जी लेवल पे है। बिल्कुल, अगर लो एनर्जी लेवल पे है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, हाई स्टेबिलिटी पे है। बिल्कुल, ये तो समझ गए। यानी अगर कोई पूछे कि P3 और D3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है तो P3 हो जाएगा। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में हम बात करें तो फुल फील्ड की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड से क्या होगी, ज़्यादा। तो फिर P6 और D6 में कौन, D10 में कौन होगा, डेफिनेटली हो जाएगा P6 और D10। पहले P6 होगा उसके बाद D10 होगा, यानी D10 की स्टेबिलिटी P6 से क्या होगी, कम, क्योंकि ये P वाला जो लेवल है। तो यानी जो अब ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे कम कौन हो जाएगा, D3, देन आ जाएगा कौन, P3, देन आ जाएगा कौन, D10, और उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों, P6। ये करेक्ट अरेंजमेंट है। चेक कर लें ऐसा कहाँ है। चलो ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है भैया, अरे D3 नहीं, सॉरी पार्डन, D5 है ना, हाफ फील्ड तो D5 होती है ना। हाँ बिल्कुल, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो D5 है, हाफ फील्ड हाफ फील्ड। तो अरेंजमेंट क्या है, D5, P3, D10 और P6, यानी D आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, ज़्यादा टफ है नहीं, ईजिली बन जानी है आपसे। चलो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो फिर से मैच द फॉलोइंग करो। चलो जल्दी से बता दो मैच द फॉलोइंग बच्चों। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, जल्दी से कर दो कि किस तरीके से हम इसको अरेंज करें और कैसे हमारे क्वेश्चंस को इसमें हम अटैक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। चलो जल्दी से बताओ बच्चों। हीलियम, आपको पता है हीलियम क्या है बच्चों, हीलियम जो होता है ना वो सबको पता है इनर्ट गैस है। बिल्कुल, हीलियम इज इनर्ट गैस, यानी नोबल गैस है। यानी ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही लूज करेगा।
नो इलेक्ट्रॉन गेन नॉट इलेक्ट्रॉन लूज। तो इस केस में आपको पता है इसमें से कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलो, यानी फर्स्ट का ऑप्शन 4 है, यानी कौन कौन सा ऑप्शन पे अब हम चेक करें, आपको पता है ना ए सही होगा और ना आपका सी सही होगा, क्योंकि फर्स्ट का ऑप्शन 4 है, ये बी और डी में ही है, यानी हम समझ गए कि बी और डी ही में से कोई ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब आता है क्लोरीन, सबको पता है क्लोरीन और फ्लोरीन का ब्लैक शिप एलिमेंट, यानी क्लोरीन का सबको पता है हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एकदम थ्योरी है ना, सॉरी कैल्शियम के साथ टिक कर दिया क्या, चलो क्लोरीन है, मतलब ये क्लोरीन, ओके। उसके बाद सबको पता है फिर से कैल्शियम और लिथियम दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है, तो बचा कौन, कैल्शियम, सीधा डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 एंड डी का हो जाएगा 3, यानी बी और डी में करेक्ट ऑप्शन अब हमें क्या मिल गया, डी ऑप्शन मिल गया। इट्स वेरी सिंपल, कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, अगर थ्योरी पे होल्ड है, थ्योरी पे कमांड है, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और मैंने बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेसिक्स पहले सही हो जाएं, उसके बाद आप, वैसे भी आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप अपना कोई क्वेश्चन भी मुझे पोस्ट कर सकते हो और हम इसका जवाब बिल्कुल देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ CnO एंड F। अच्छा, ये भी तुम जानते होगे, मैंने करवाया था, याद करो, सबको पता है अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है, इंक्रीजेज। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। तो अगर मैं लिखूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो आपको पता है कार्बन की कम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, यही तो ऑर्डर होगा। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, CnO और F, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये ऑप्शन को करेक्ट करके हम घर में आ गए और हमें लगा कि हमें +4 मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन आप हो गए कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गए बच्चे बताओ, क्योंकि इसके इस जगह पे एक और चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो देखते हैं। यस, क्या ये हमने देखा है, नहीं, तो फिर कैसे सही हो जाएगा। अब आपको पता है अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, और नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, और मैं बात करूं फ्लोरीन का, 1s2 2s2 2p5। वाह जी वाह। अब मैं देखूं इसमें से P3 है, P3 की स्टेबिलिटी सामने वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, तो नाइट्रोजन का कम नहीं ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। चलो अब देखो कहाँ है आंसर आपका, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। सो बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। आ गया समझ में बच्चों, आई होप आप लोग इस ऐसे क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ के अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस दिया, हीलियम प्लस का दिया हुआ है, तो बोलता है द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। सबको एक चीज़ तो पता है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी दी हुई है भैया, हीलियम प्लस की। कितनी है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा प्लस में होती है, जानती हो ना, 19 + 19.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18
जूल पर एटम। ये किसकी है? हीलियम की है। तो हाइड्रोजन की क्या होगी? आपको पता है ना जेड स्क्वायर होता है हीलियम का, नहीं 2 2 4 4 ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? 19.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4 जूल पर एटम। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट की पूछ लें तो यहाँ माइनस लगा दो, यही तो हो गया। चलो ये तो मिल गया हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का, यानी E1 मिल गया। अब आपको पता है En इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बता दो। E1 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E1 तो मिल गया भैया मेरा, ये यही तो हुआ। 4 क्यों हुआ समझ में आया ना? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, हीलियम का दिया तो हाइड्रोजन का ढूंढ लिया। बिल्कुल। अब आपको पता है लिथियम का ढूंढना है। लिथियम का किसके? फर्स्ट ऑर्बिट का ढूंढना है, यानी एन तो 1 होगा लेकिन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो E1 की जगह क्या लिखेंगे? 19.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4। यस, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? मल्टीप्लाई बाय जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और एन का वैल्यू क्या होगा? 1 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? एक चीज बता दूं, मैंने सीधा पहले तो इससे आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगा ये, उसके बाद E1 निकलेगा, तो मैंने एक ही बार में यहाँ माइनस लगा दिया, फिर यहाँ नहीं लगाया, डायरेक्ट लिख दिया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो एनर्जी लिथियम 2+ की क्या हो जाएगी? -19.6 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 4। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? जूल पर एटम। लो, जूल पर एटम। क्या कोई दिक्कत है? चलो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा आपका अराउंड आंसर 4-4.41 इंटू 10⁻⁻17 जूल पर एटम। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसका सी ऑप्शन होगा। प्लस में गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट बोला है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोला। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस चीज़ को याद रखना। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। आई होप आपने नोट डाउन कर चुके होंगे। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फैमिली एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये तो यार बहुत आसान है, ये तो थ्योरी पे ही मान लो, याद ही कर लो। ये कार्बन फैमिली है बच्चों। कौन सा फैमिली है? कार्बन फैमिली है। और कैसे है ये भी मैं बता दूं। कार्बन का अगर 6 है तो सिलिकॉन का क्या होता है? 14। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। 8 यहाँ पे आ चुका, उसके बाद क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 14 + 18 कितना होता है? जल्दी बता दो। 14 + 18 हो जाएगा 32। यस, 8 4 12 यस 32। यस, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। उसके बाद 32 + 18 18 कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। 8 2 10। एक मिनट, सही तो अपन कर रहे ना? हाँ, 8 2 10 एंड 3 1 4 एंड 5, यानी आ जाएगा 50। 50 + 32 कितना होता है बच्चों? 82। 82 किसका होता है? सबको पता है, लेड का। प्लस 32 करके देखो, 114 आ जाएगा। ये किसका हो जाएगा? इसका नेमिंग नोमेनक्लेचर आता है ना, UUQ, अनक्वाडियम आता है ना, मैजिक नंबर से डायरेक्ट लिख दिया। ये आपका 50 कौन है? SN है, टिन है। ये कौन है? जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड UUQ। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बन फैमिली का मेंबर है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? NH2NP2। चलो NH2NP2 कहाँ दिया है? जल्दी बताओ। अरे यार ऊपर ही तो दिख गया, 7H2 7P2। चलो कार्बन फैमिली का मेंबर है। Rn मतलब समझते हो ना, इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन में। कोई प्रॉब्लम है? ये याद रखना, ये याद करो, मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अगर इसका कॉन्फिडेंस आपको है तो आप इजीली कर सकते हो। चलो क्या मैं रब कर दूं बच्चों? यस सर, कर सकते हो। चलो कर देते हैं, क्योंकि टैलेंटेड तो आप बहुत पहले से ही हो।
चलो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों और हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन का सेट था तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये तो आपके लिए मैं छोड़ सकता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। अच्छा, n ग्रेटर देन O ग्रेटर देन F, ये होगा क्या? आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा? O का सबसे कम, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा और ऑक्सीजन का फ्लोरीन से कम, यही तो ऑर्डर होगा। देखो तो और ऐसा कैसे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं हो सकता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। क्यों होगा? मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके दे दिया है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, मैंने कंप्लीट बेसिक थ्योरी पे आपको क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि बेसिक थ्योरी अगर आपकी अच्छी है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप इजीली। जेईई एडवांस में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डाले हैं अपने सेक्शन में, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज़ कम to say bye bye. Thank you so much.